वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ. Breathe out with your chest coming forward first. Melt into the thigh of your straightened leg. Come back up with your arms first. And breathe out. Namaste. I'm Nidhi, and I'm a yoga instructor here in the US. The reason I'm speaking to you today is because I recently came across a startling fact that was brought to my attention by my Israeli student, Kavi. On my last trip to Israel, I went to visit the Holocaust Museum, and I was looking at all the maps there, and the Jews were being persecuted all over the world, except for one place, India. India was the only place that offered them refuge. And not only that, they offered them respect and dignity, which was amazing. And I was very proud to hear so. But when she asked me, why is it? To be honest with you, I had no clue. But later I found out that the answer lies here, in yoga. The more you understand yoga, the more you can understand the Indian culture and civilization. Isn't that strange? But let's explore why. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम. श्री कृष्ण परंपरा में योग के प्रकाशक माने गए हैं. भारत में योग की विशाल ज्ञान राशि है, जिसमें योग के कई रूप समाहित हैं. ये लोग हठ योग के एक छोटे से अंग का अभ्यास कर रहे हैं. आज योग मानवता की साझी विरासत है. ये स्वास्थ्य का वैकल्पिक साधन बन गया है. दुनिया की किसी सभ्यता में योग के प्रमाण नहीं है. इसका उद्भव और विकास भारत में हुआ. उसने एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जिसकी जीवन दृष्टि खंडित नहीं थी. उस अखंड जीवन दृष्टि के कारण योग भारतीय सभ्यता में रसायन की तरह मिल गया. इसीलिए उस सभ्यता को जाने बिना योग नहीं समझा जा सकता. अपने अस्तित्व को समझने के लिए हमें अपनी प्राचीन सभ्यताओं को समझना चाहिए. सभी प्राचीन सभ्यताएं मानवता की साझी विरासत है. नष्ट हो गई सभ्यताएं मानवता की बहुत बड़ी हानि है.
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने मानव मन की परतों को उघाड़ने के लिए प्राचीन सभ्यताओं का सहारा लिया था। उनके घर में आज भी ये पुरातात्विक वस्तुएं रखी हुई है। इन्हीं की मदद से उन्होंने मानव मन को समझा था। यद्यपि मनोविज्ञान पर उनके सिद्धांत पुराने पड़ चुके हैं, लेकिन आज भी वैज्ञानिक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का सहारा लेकर हमारी वर्तमान चेतना को समझ रहे हैं। डॉक्टर रामचंद्रन विश्व के ऐसे ही अग्रणी स्नायु विज्ञानी हैं। इन्होंने मस्तिष्क पर विलक्षण अनुसंधान किए हैं। मस्तिष्क को समझने के लिए वे कलाओं का अध्ययन करते हैं। वे कहते हैं कि मानव और पशु में सबसे बड़ा अंतर संस्कृति का ही है। A special case of the environment affecting the brain and behavior directly and being transmitted in one generation is, of course, culture. And to acquire culture, to acquire new forms of behavior, new attitudes, you require imitation learning, the ability to adopt another person's point of view and engage in imitation and emulation. These are traits which are seen in many other primates, but especially well developed in humans. So this led to this ability to imitate, emulate, and implement the skills that you've acquired by just watching. Seems like we take it for granted because it's so effortless, but it's vital for the evolution of culture, development of culture. This is what happened, I think, was a big step in human evolution. One of the many big steps that led early hominids to evolve the remarkable abilities that you see in modern humans now. So the evolution of culture is very much a human phenomenon. Characteristic of human culture is the continuity. हजारों वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरताओं से ही हमारा आज का मस्तिष्क बना है, वर्तमान ज्ञान भंडार बना है। संस्कृति की निरंतरता में ही ज्ञान का प्रवाह होता है। संस्कृतियों के संवाद से भी ज्ञान का प्रवाह हुआ है। भारत का ज्ञान अरब और तुर्की पहुंचा और वहां से यूरोप में। यूरोप में जो विज्ञान पनपा, उसमें मिस्र और ग्रीक सभ्यता का ज्ञान भी था। इस सामूहिक योगदान के बिना हम विज्ञान की वर्तमान स्थिति में नहीं पहुंच सकते थे। हमारा आकाश गमन हमारी अचानक बढ़ गई बुद्धि का परिणाम नहीं है। हमारा क्रमिक विकास हुआ है। ये लाखों वर्षों तक चला। ये विकास प्रकृति ने भी किया है और मानव ने स्वयं भी किया है। मानव द्वारा स्वयं को विकसित करने की तकनीक ही योग है। आज हम योग तो बहुत कर रहे हैं, परंतु इसका उपयोग मानव विकास में नहीं हो रहा है। मानवता एक बहुमूल्य विरासत से वंचित हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा योग की सभ्यता पर आक्रमणों के कारण हुआ है। हमें अपनी सभ्यताओं के विनाश को समझना है ताकि हमारी वर्तमान सभ्यता का विनाश न हो। सभ्यताओं का निर्माण और विनाश दोनों मानव की प्रकृति में है। प्रकृति के ये तीन गुण सत्व, रज और तम सब मनुष्यों में सर्वत्र है। सत्व गुण का सृजन और तमोगुण का विनाश सर्वत्र है। केवल भारतीय ही प्रकृति के इन तीन गुणों के पार जाने के लिए लंबा और कठिन तप करते थे, इसीलिए विनाश नियंत्रित हो पाया। केवल भारत में चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण की एक सुव्यवस्थित तकनीक मिलती है। स्थित प्रज्ञ तपस्वियों और राजाओं की लंबी श्रृंखलाएं केवल भारत में मिलती है। वो श्रृंखलाएं कब की टूट गई, अब तो अवशेष बचे हैं। आज हम केवल सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रयोगशालाएं तो नालंदाओं के साथ ही जलकर राख हो गई। मध्यकाल के मुस्लिम आक्रमणों से भारत के विनाश की शुरुआत हुई और उपनिवेशवाद की लूट से पूरी हुई। तमोगुण से उपजी क्रूरता और रजोगुण से उपजे लोभ ने ही भारत को खंडहर बनाया है।
विश्व का सबसे धनी देश भारत ऐसा नहीं था। अनेक विदेशी यात्री और मध्यकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि भारत के नगरों और मंदिरों के वैभव का वर्णन करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। भारतीयों के विलक्षण ज्ञान, कलाओं और विद्याओं को देखकर मध्य एशिया और यूरोप के यात्रियों की आंखें चौंधिया गई थी। भारत की अपार प्राकृतिक संपदा और व्यापार की असीम संभावनाओं को देख यूरोपवासी अचंभित रह गए थे। 18वीं सदी के ढेरों वृतांतों में वे लिखते हैं कि यूरोप की नीरस व प्रेरणाहीन जिंदगी से त्रस्त लोगों ने जब इस मोहक परिदृश्य को देखा तो भारत यूरोपवासियों की शिकार भूमि बन गया। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक भारत का विनाश कर डाला। जब वे यहां से गए तो उस भारत को मिटा चुके थे जिसको उन्होंने इंडिया कहा था, जिसके साथ ग्रीक, रोमन और अरब व्यापार करते थे। रिलीजन और संस्कृति के भेद को न समझने वालों ने पंजाबी और बंगाली संस्कृति के टुकड़े कर दिए। करोड़ों विभाजन से पहले और 10 लाख लोग विभाजन में मारे गए। भारत की भूमि पर एक इस्लामिक स्टेट बना दिया। आज विश्व भर में फैले इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें उस टूटे हुए भारत की दरार में रुपी हुई है। रिलीजन और रेस की मानसिकता से ग्रस्त यूरोपियनों ने पूरी दुनिया में बहुत लूट और अराजकता मचाई है। संस्कृतियों की पहचान मिटा दी, ज्ञान परंपराओं को अवरुद्ध कर दिया, आर्थिक समृद्धि को शोषण और लूट से कंगाल कर दिया। अफ्रीका को काट डाला टेबल पर बैठकर। स्केल से उन कटी हुई संस्कृतियों से आज भी रक्त बह रहा है। मूल अमेरिकी वासियों को गोलियों से भून डाला, मार डाला बीमारियों के कंबल बांटकर, हमेशा के लिए जमीन छीन ली जुटलाकर। लोगों को मारकर ऑस्ट्रेलिया हड़प गए, लेकिन पश्चिम के कई बुद्धिजीवी अपना जीवन खपा देते हैं ऐसा इतिहास लिखने में कि वे कानून, सत्य तथा मानवाधिकारों के रक्षक हैं, पूरे विश्व में सभ्यता के प्रकाशक हैं, देशों के जन्मदाता हैं। उन्होंने ही भारत को प्रजातंत्र दिया। उनके ही पूर्वज आर्यों ने संस्कृत और वेद दिए, ग्रीकों ने गणित और दर्शन सिखाया। You can see the bias there. That is the reason. And when you are reading these books, you don't even notice the bias because there's one statement here, one statement there, one statement there, one statement. When you take it all these statements together and put it up on one slide, then you see, there's something going on here. There's bias. There's bias against everything. And I have to take my hat off to Rajiv Malhotra. He's the first person to make noise about it. And he has taken a lot of flack for it. A lot of criticism, even from other Indian. They say that he is politicizing things and bringing politics into academia. That may be true, but actually the academia itself is already politicized. And I know this very well because I go to many meetings in, say, University of Chicago. Before I was at Harvard. I was a senior visiting fellow there. So I have seen with my own eyes. नए पुरातात्विक उत्खनन भारतीय सभ्यता की तिथियों को पीछे ले जा रहे हैं और पश्चिमी विद्वान प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं को बाद का सिद्ध करने में लगे हैं। इससे भारत की हर उपलब्धि को पश्चिम की देन सिद्ध करना आसान हो जाता है। The main reason for manipulating chronology is the motive to manipulate the cause of things. So if you want to show foreign cause of Indian things, you got to have a chronology. So all the manipulation of chronology, do not think it is innocent. Do not think that this is being done just as a matter of accidental. There is always a political motive in manipulating chronology. The chronology of events is very important
in understanding a civilization. Because the chronology goes cause, effect. Cause always comes before the effect. You cannot have a cause with an effect before it. So if I want to change the understanding of why something happened, what was the cause, I may have to manipulate the chronology. And that is where the mischief comes in. So for instance, if the Abrahamic people wanted to show that their idea of origin of time and the beginning of Moses and onwards and the what happened in their chronology and their history, they want to fit the whole world into that because they want to show that theirs is the origin of all of mankind and everything, all the influence came from there. So they have to force others to fit into their chronology. This is the agenda. This is the big agenda. So when they discovered India, or for them it was a very big thing, and they had not understood there's so much knowledge here, they wanted to fit it into their framework, and therefore they had to improvise when the so-called Aryans must have come to fit into their chronology. When the Gita was written, Mahabharata could not be older than their text. How could it be? Because it would destroy their entire claim. They did the same thing in South America. Now, the archaeologists are saying that the natives of America, the Native Americans, have been there for 20,000 years. So you see, the dates of many civilizations are far older than the biblical times. भारतीय सभ्यता के तथ्यों को मिथ कहने तथा भारतीय धर्म दर्शनों को अटकलबाजी कहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इससे भारतीय सभ्यता अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है। कई सभ्यताओं का विनाश ऐसे ही हुआ है। Now, myth is a very dangerous term to use because myth says that this didn't even happen and you just made it up. So that invalidates the whole authenticity of a civilization. I'm really against those who interpret all our itihas as myth. We should consider itihas as a non-translatable and just say itihas. So some of the physical evidence got destroyed by invaders. That's history being destroyed. We never went anywhere to destroy their history, but people came here to destroy ours. And so after destroying the physical evidence, after destroying the centers of learning where this itihas is kept alive, it's easy for them to say it's all myth. But it's very important for us to reject the myth and reclaim the truth of our tradition. आज भारत का इतिहास ही उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ का खुला मैदान बन गया है। इससे योग का वह स्वरूप संकट में पड़ गया है जो मानव विकास की अद्वितीय तकनीक था। आइए हम मानवता की साझी विरासत भारतीय सभ्यता और योग दोनों के सत्य की रक्षा करें। जिसको हम आधुनिक योग कहते हैं, वह हठ योग का आसन, प्राणायाम और मुद्रा वाला भाग है। So everybody were made to do asanas, which all the historical background will give you that it was compulsory for everyone.